तो हे ओटाकुस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखने जा रहे हैं चेनसो मैन का एपिसोड नंबर 11। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, अगर तुम लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखना, जैसे ही मैं ताकि वीडियो निकालूं तो तुम्हें सबसे पहले पता चल जाए। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 11 को। तो एपिसोड 10 तक हम लोगों ने देखा कि पावर और डेंजी को किशिबे नाम का बंदा जो है वो ट्रेन कर रहा है और युतारो और टेंडो जो है आकी को फ्यूचर डेविल के पास लेके जाते हैं ताकि वो उससे कॉन्ट्रैक्ट कर सके। अब आकी जो है फ्यूचर डेविल के सामने आकर खड़ा हो जाता है और फ्यूचर डेविल जो है वो सिर्फ यही बोल रहा होता है कि हर जगह फ्यूचर का ही राज है और फ्यूचर ही सब कुछ है। और वो आकी को भी बोलता है तुम भी बोलो फ्यूचर की जे बोलो जल्दी से। बट आकी उसकी ये बात को इग्नोर कर देता है और कहता है कि मुझे तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो तुम्हें क्या चाहिए मुझे बता दो। बट ये सुनने के बाद फ्यूचर डेविल को लगता है कि आकी थोड़ा सा रूड हो रहा है उसके साथ। बट वो फिर आकी को ये सब इग्नोर करके बोलता है कि अगर तुम्हें मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करना है तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले तुम्हारा फ्यूचर देखना होगा और उसी के बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं। तो इसलिए ताकि मैं तुम्हारा फ्यूचर देख सकूं, मेरे इस पेट में बने हुए होल में तुम अपना सर डालो। आकी को ये सुन के थोड़ा अजीब तो लगता है कि ये मुझे क्या करने बोल रहा है, बट वो वैसा ही करता है। और आकी का फ्यूचर देखने के बाद फ्यूचर डेविल थोड़ा सा हंसता है और उसके बाद कहता है कि बहुत इंटरेस्टिंग है तुम्हारा फ्यूचर, बट मैं तुम्हारी दाईं आंख में रहूंगा। अगर तुम ये बात मेरी मान लेते हो तभी मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद आकी कहता है बस इतना ही। और ये सुनकर फ्यूचर डेविल एक्सप्लेन करता है कि उसने देखा है कि आकी की मौत जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से होने वाली है और वो ये अपनी आंखों से होते हुए देखना चाहता है। बट वो जैसे ही आकी को उसकी मौत कैसे होगी ये बताने लगता है, आकी उसको वहीं रोक देता है। और आकी कहता है कि उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे मरेगा, उसे बस गन डेविल को किसी तरह मारना है। और यहाँ पर उन दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जिसमें फ्यूचर डेविल उसकी आंख में आकर बैठ जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पावर और डेंजी की बैंड बजा रखी है किशिबे ने, बट पावर और डेंजी मिलकर किशिबे की गाल पर एक खरोंच मारने में कामयाब हो जाते हैं। यह होने के बाद किशिबे उनको कांग्रेट्स करता है और कहता है कि अब हमें डेली ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, तुम इतने पावरफुल हो गए हो तो अब हमें जो है हफ्ते में सिर्फ एक दिन ट्रेनिंग करनी होगी। और ये सुनकर दोनों के दोनों खुश हो जाते हैं। और किशिबे साथ साथ उनको ये भी कहता है कि लड़ते वक्त तुम दोनों अपना दिमाग थोड़ा जरा ठंडा रखा करो और ये देख लिया करो कि तुम लोगों के पास क्या क्या हथियार हैं ताकि तुम और अच्छे से लड़ पाओ। और फिर किशिबे उनको बताता है कि कल हम जो है एक असली लड़ाई में इस ट्रेनिंग को यूज करने वाले हैं, क्योंकि कल वो सब मिलकर उस नागिन और उस कटाना मैन पर अटैक करने वाले हैं और पूरा डिवीजन 4 वहां पर मौजूद होगा। अगर हम उन दोनों को पकड़ने में या मारने में कामयाब नहीं होते तो पूरा डिवीजन 4 को डिसमिस कर दिया जाएगा और उसके बाद तो तुम जानते ही हो कि तुम दोनों को मुझे सच में मारना पड़ेगा। बट ये सुनकर डेंजी कहता है कि अगर मुझे तुम्हें मारने के ऑर्डर्स मिले तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और तुम्हें दया दिखाकर छोड़ दूंगा, क्योंकि तुमने मेरी इतनी हेल्प करी है मुझे स्ट्रॉन्ग बनने में, जिससे मैं और ज्यादा डेविल्स को मार सकता हूँ और मेरा चांस बढ़ गया है माकीमा के और क्लोज रहने का। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि किशिबे जो है वो माकीमा से मिलने आता है और माकीमा किशिबे से कहती है कि उम्मीद करती हूँ कि आप डेंजी और पावर को इसी तरह आगे भी ट्रेन करते रहेंगे। किशिबे कहता है कि मैं उन दोनों से ऑलरेडी बहुत ज्यादा पक गया हूँ और ड्रिंक करते हुए ये कहता है कि मैंने आज तक जितने भी डेविल हंटर्स को ट्रेन किया है वो सारे मारे गए हैं और उन खिलौनों के मरने से मुझे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसा मुझे लगता था, लेकिन शायद मेरी बढ़ती उम्र की वजह से मुझे पावर और डेंजी से लगाव होने लगा है। तभी माकीमा उससे पूछती है कि आपने मुझे फिर यहाँ क्यों बुलाया है। फिर किशिबे कहता है कि मुझे पता है कि पब्लिक सेफ्टी को हमारे ऊपर हुए अटैक के बारे में पहले से पता था और शायद तुम्हें भी, बट माकीमा कहती है कि अटैक तो मुझ पे भी हुआ था, आप मुझ पे क्यों शक कर रहे हो। फिर किशिबे कहता है कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या खिचड़ी पका रही हो या क्या प्लान कर रही हो या फिर कौन मर गया है या कौन जिंदा है, जब तक तुम ह्यूमैनिटी के भले के लिए काम कर रही हो। ये सुन के माकीमा कहती है कि वो तो चाहती है जितना हो सके उतने ह्यूमंस को वो डेविल से बचा सके और अगर कल का हमारा प्लान कामयाब होता है तो हमारी पब्लिक सेफ्टी में काफी अच्छी पोजीशन बन जाएगी, जिससे उन्हें और ज्यादा फ्रीडम मिलेगी चीजें करने की और वो और ज्यादा लोगों को डेविल से बचा पाएंगे। और ये सुन के किशिबे माकीमा को कहता है हाँ झूठी गई थी। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कटाना मैन एंड कंपनी विद अकाने एक बिल्डिंग में छुपे हुए हैं और दोनों को किसी सेफ जगह ले जाने का प्लान चल रहा है। बट अकाने कहती है कि जब तक माकीमा जिंदा है वो पूरे जापान में कहीं भी सेफ नहीं है, इसलिए हम अभी यहीं पर सेफ हैं। और कटाना मैन भी कहता है कि अगर मेरे दादाजी जिंदा होते तो हमें ऐसे दर दर भागना नहीं पड़ता और अभी तो वो डेंजी भी जिंदा है। और अकाने कहती है कि तुम सबको कटाना मैन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो मर भी गया तो उसको वापस जिंदा किया जा सकता है, बट तुम मरे तो परमानेंट मर जाओगे, तो अपनी चिंता पहले करो। लेकिन किसी को कुछ समझ ही नहीं आता कि अकाने ये क्या बोल रही है। और फिर कटाना मैन अपने आदमियों को ये बताता है कि उसके ग्रैंडपा जो कि याकुजा के बॉस थे वो उसके लिए एक सीक्रेट हथियार छोड़ के गए हैं
और फिर हमें उस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर दिखाया जाता है एक ज़ॉम्बियों से भरी हुई आर्मी। और कटाना मैन बताता है कि वो लोग वो हैं जिन लोगों ने याकुजा से कर्जा लिया था और उसको चुका नहीं पाए थे। और अकाने कहती है कि ये ज़ॉम्बी वो हैं, अगर ये किसी ह्यूमन को काट ले तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है और हम इन ज़ॉम्बी का इस्तेमाल करके डिवीजन 4 का सफाया कर देंगे। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युतारो आकी से कहता है कि वो जो है आज ही क्योतो वापस चले जाएंगे और अब शायद उनकी मुलाकात कभी ना हो। तो वो आकी से पूछता है कि क्या तुम सच में गन डेविल को मारना चाहते हो, क्योंकि तुम कटाना मैन और अकाने से तो जीत नहीं पा रहे, तो क्या गन डेविल के सामने तुम टिक पाओगे। और फिर वो आगे बताता है कि वो और टेंडो भी गन डेविल की वजह से ही डेविल हंटर बने थे, बट वो गन डेविल को मारने के सपने नहीं देखते क्योंकि ये उनके लिए नामुमकिन है। बट फिर उतारो को जो है आकी की शक्ल देखकर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उससे कहता है कि तुम एक बहुत ही कमजोर इंसान हो, लेकिन एटीट्यूड तो ऐसा है जैसे कि वन पंच मैन होंगे और एक पंच में ही सबको खत्म कर दोगे। ये सुनकर आकी कहता है कि आई डोंट केयर मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, तुम बस देखते जाओ, मैं गन डेविल को मार कर ही रहूंगा और अगर मैं नहीं मार पाया तो तुम मेरी मौत के बाद मुझ पर हंस लेना जितना हंसना होगा। और आकी को हेडक्वार्टर्स छोड़ने के बाद युतारो उसको एक ड्रिंक देता है और उससे कहता है कि भले ही मैं तुमसे नफरत करता हूँ बट आई सपोर्ट यू, इसलिए मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ कि डिवीजन 4 के सारे लोग पागल हैं, तो तुम उनसे जरा बच कर रहना। और अब बारी है एक छोटे से ऐड की। तो अगर तुम लोगों को मुझे सपोर्ट करना है और मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो तुम lukuna.com पर जाके ऐसे सेनपाई की मर्च खरीद सकते हो। साथ साथ उसमें और भी डिजाइन हैं एनिमे से रिलेटेड हर मर्च तुमको वहां पर बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगी। और अगर तुम लोग सेनपाई 99 का कूपन कोड यूज करोगे तुम लोगों को अपनी फर्स्ट परचेज पे 99 रुपीज का ऑफ भी मिल जाएगा। तो चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड के साथ। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं माकिमा जो है वो याकुजा के नए बॉस से मिलने उनके पास जाती है और नया बॉस उनको बताता है कि डिवीजन 4 पर जो भी अटैक हुए हैं वो मेरे ऑर्डर से बिल्कुल नहीं हुए और उस अटैक के पीछे अकाने नाम की एक लड़की है, उसी ने हमारे गैंग मेंबर्स की जो है वो गन डेविल से डील करवाई थी। और माकिमा कहती है कि ये किस तरह की डील थी। तब याकुजा बॉस उसको बताता है कि गन और गोलियों के बदले जो है गन डेविल को इन्होंने 20-20 हजार येन दिए थे। कितनी अजीब बात है ना कि यहाँ पर ये डेविल भी पैसे कमा रहा है। फिर माकिमा उसको एक पेपर देती है और कहती है कि तुम इस पेपर पर उन सभी मेंबर्स के नाम लिख दो जिन मेंबर्स ने गन डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। बॉस कहता है कि ठीक है मैं लिख देता हूँ, लेकिन तभी माकिमा कहती है कि सिर्फ तुम्हारी गैंग के नहीं, जापान में जितनी भी गैंग्स हैं उन सभी लोगों के नाम तुम्हें यहाँ पर लिखने हैं। ये सुनकर याकुजा का बॉस रुक जाता है और वो कहता है कि ये वो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये बात इस कमरे से बाहर गई तो सारी गैंग्स के बीच जो है वॉर हो जाएगी। बट माकिमा कहती है कि नाम देने में ही सबकी भलाई है। ये सुनकर याकुजा का बॉस कहता है कि तुमने कभी नेसेसरी इविल का नाम सुना है, एक ऐसी बुराई जिसके होने से बाकी सबकी भलाई हो। अगर हम लोग आपस में ही लड़ने लग गए तो अदर कंट्रीज की गैंग्स मेंबर्स को ये पता चल जाएगा जापान में कोई भी याकुजा नहीं है और बाकी सारी बाहर की कंट्री की गैंग्स जो है वो जापान पर अटैक कर देगी। तुम्हें तो हमें हमारा शुक्रिया करना चाहिए कि हमारी वजह से वो लोग जापान पर अटैक नहीं कर रहे हैं और हम लोगों ने जो है जापान को सेफ रखा हुआ है उन लोगों से, क्योंकि अगर वो लोग यहाँ आ गए तो वो तो हमसे भी बुरे हैं और तुम सोच ही सकती हो कि वो लोग क्या क्या करेंगे। और फिर माकिमा एक बैग निकालती है और याकुजा के बॉस को पकड़ाती है। याकुजा का बॉस सोचता है कि इसमें पैसे है और कहता है कि पैसे से तुम मुझे नहीं खरीद सकती। माकिमा कहती है कि इस बैग में पैसे नहीं है, इस बैग में यहाँ पर खड़े हर एक व्यक्ति के सबसे क्लोज जो भी उसका रिलेटिव है उसकी आंख है। और याकुजा का बॉस जो है सोचता है वो मजाक कर रही है, बट वो जब बैग खोल के देखता है तो उसमें सच में आंख होती है और वो जो है बहुत ही पैनिक कर जाता है ये देखने के बाद। और माकिमा कहती है कि परेशान मत हो, पब्लिक सेफ्टी में एक ऐसा बंदा है जो इन आंखों को वापस लगा सकता है बिना किसी दिक्कत के, तो अगर तुम उन लोगों के सारे नाम मुझे दे दो तो मैं तुम्हें उस आदमी से मिलवा दूंगी ताकि तुम अब इन सबकी आंखें वापस लगवा सको। ये सब देखने के बाद वहां खड़े एक बंदे को बहुत गुस्सा आ जाता है माकिमा पर। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर उस पर पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही माकिमा उसे घूरती है उसको कुछ हो जाता है और उसके नाक से खून निकलता है और वो वहीं के वहीं मर जाता है। और माकिमा कहती है कि नेसेसरी इविल तो बस एक बहाना है अपने क्राइम्स को जस्टिफाई करने का, और एक बात कान खोल करके सुन लो, समाज को तुम्हारे जैसे क्रिमिनल की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिस बिल्डिंग में कटाना और अकाने छुपे हुए थे उस बिल्डिंग को पुलिस और स्पेशल डिवीजन 4 ने चारों तरफ से घेर लिया है और वो लोग उस पर रेड करने वाले हैं। वहीं अंदर कटाना मैन और अकाने भी रेडी हैं उनकी इस रेड के लिए, ताकि वो सबको मार सके और डेंजी का दिल चुरा कर ले जाए। थोड़ा रोमांटिक लग रहा है बट ऐसा नहीं है, लिटरली वो उसका दिल चुराना चाहते। डेंजी, पावर और कोबेनी भी वो वहां पर आ चुके हैं और डेंजी और पावर अपनी ट्रेनिंग की वजह से काफी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। फिर आकी जो है किशिबे से पूछता है कि आखिर क्या प्लान है। किशिबे उसको कहता है कि कोई प्लान नहीं है, स्पेशल डिवीजन 4 सीधा अंदर घुसेगी और उन पर अटैक कर देगी। और ये कहने के बाद आकी और बाकी की स्पेशल डिवीजन 4 जो है वो बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। फिर किशिबे पुलिस मेंबर्स को बताता है कि वो स्पेशल डिवीजन का
कैप्टन है और डिवीजन के 2 लोगों ने बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर को जो है वो सील कर रखा है और बिल्डिंग के अंदर के आतंकवादियों को स्पेशल डिवीजन 4 जो है वो संभाल लेगा। और डिवीजन 4 के मेंबर्स जो है वो इंसान नहीं है और अगर उनमें से कोई भाग निकला तो इन आतंकवादियों से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और फिर वो बाकी सब डेविल हंटर्स के बारे में उनको बताने लगता है ताकि अगर वो भागने की कोशिश करे तो पुलिस उनको संभाल ले। सबसे पहले शार्क फिन, जिसका नाम बीम है, वो किसी भी मेटल या सरफेस में पानी की तरह सर्फ कर सकता है और उसमें डुबकियां लगा सकता है और उसका सर भी कभी कभी जो है शार्क की तरह वो बना सकता है जिससे वो किसी को भी चीर फाड़ के खा सकता है। और तभी हम देखते हैं कि वो एक हुडी पहने आदमी को खाने ही वाला होता है कि वो उसको किक मारकर दूर फेंक देता है और शार्क फिन जो है उस आदमी से सॉरी बोलता है कि उसने उसको ज़ॉम्बी समझ लिया। इस आदमी का नाम गाल्गी था और ये वायलेंस फील्ड है और किसी भी कहता है कि ज्यादातर डेविल्स फील्ड बनने के बाद जो है वो कमजोर हो जाते हैं, बट ये ऐसा नहीं है और ये फील्ड होते हुए भी काफी ज्यादा पावरफुल है। बट ये अपने मुंह पर एक मास्क पहन के रखता है जिससे जहरीली गैस निकलती है और कुछ भी हो वो ये मास्क नहीं उतारता। और फिर हम देखते हैं कि वो वायलेंस फील्ड जो है वो ज़ॉम्बीज को मारने लगता है और तभी हम देखते हैं कि उनके बीच एक लड़की खड़ी है। बट जब वो लड़की उसकी तरफ मुड़ती है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की भी एक डेविल है। इसका नाम प्रिंसी है और ये एक स्पाइडर डेविल है और ये डेविल जो है ज्यादातर ह्यूमन फॉर्म में रहती है क्योंकि इंसान की तरह दिखने वाले डेविल्स जो है वो ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, लेकिन वो है तो डेविल ही। और अब हम देखते हैं कि वो अपने डेविल फॉर्म में आकर सारे के सारे ज़ॉम्बीज को मारने लगती है और हम देखते हैं कि जैसे ही स्पाइडर डेविल उन ज़ॉम्बीज को मार रही है, एक ज़ॉम्बी की गर्दन कटकर जो है वो एक लड़के के पैर पर जाकर लगती है और वो उसकी गर्दन उठाकर कहता है कि इसने मेरा शूज जो है वो गंदे कर दिए हैं और उसके सर को उठाने के बाद वो उसके सर को खाने लगता है। और तब हमें पता चलता है कि ये एक एंजल डेविल है और तब किसी भी बताता है कि ये एक स्पेशल केस है। वैसे तो इसकी ह्यूमन से कोई दुश्मनी नहीं है, बट अगर कोई उसको फिजिकली टच कर ले, यानी कि अगर ह्यूमन उससे कांटेक्ट में आता है तो उस ह्यूमन की लाइफ जो है सिग्निफिकेंटली कम हो सकती है। और तभी हम देखते हैं कि वहां आकी की एंट्री होती है और वो अपनी तलवार निकालकर ज़ॉम्बीज को मारना स्टार्ट कर देता है। और एंजल डेविल आकी से कहता है कि तुम्हारे पास कोई एक रुमाल है और आकी कहता है कि हाँ जरूर, और आकी एंजल डेविल के काफी क्लोज आकर उसको रुमाल देता है और ये देखने के बाद एंजल डेविल काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि ये जानते हुए भी कि उसकी लाइफ सिग्निफिकेंटली कम हो सकती है उसके टच करने पर भी, फिर भी वो उसके इतने क्लोज आ गया। बट आकी को ये पता था जब तक वो उससे डायरेक्टली टच नहीं करता तब तक उसकी लाइफ को कुछ नहीं होने वाला। लेकिन तभी वहां कोई एंट्री लेता है और आकी पर जो है गोलियों से अटैक कर देता है, लेकिन एंजल डेविल उससे अपने पंख से बचा लेता है और इसके बाद आकी तुरंत उस गुंडे पर अटैक करता है और उसको मार देता है। उसको मारने के बाद आकी एंजल डेविल से कहता है कि इसको बाहर ले जाए। एंजल डेविल को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि आकी इतना बॉसी है, बट वो सोचता है कि यहाँ रहकर इन ज़ॉम्बीज से लड़ने से अच्छा है मैं बाहर ही चला जाऊं, वहां कम से कम मुझे आराम करने को मिल जाएगा, इसलिए वो उसकी बात मान लेता है। फिर आकी कहता है कि बाकी फिends जो है इन ज़ॉम्बीज से निपट लेंगे, हमें जो है उस कटाना मैन और अखाने के पीछे जाना चाहिए। बट डेंजी कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ है? जिसके रिप्लाई में आकी कहता है नहीं, इसीलिए हम तीनों अलग अलग जाकर उनको ढूंढेंगे। फिर हम देखते हैं कि आकी जो है 4th फ्लोर पर जाता है, वहां पर एक आदमी उस पर गोली से अटैक करने की कोशिश करता है बट आकी उसे डॉज कर मार देता है और वहां पर 4 बंदे और आ जाते हैं जो आकी पर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक बंदे के नाक से खून निकलता है और वो सारे खुद ही मर जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है माकीमा एक पहाड़ी पर, यानी कि ये काम जो है माकीमा का था, यानी कि याकुजा के बॉस से माकीमा ने उन बंदों के नाम निकलवा लिए थे और माकीमा ने अपनी पावर को यूज करते हुए उन लोगों को मार गिराया। और फिर हम देखते हैं आकी को जो है अकाने मिल जाती है और आकी उससे चुपचाप अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन अकाने अपने स्नेक डेविल को बुलाती है और उससे कहती है कि गोस्ट डेविल जो कि उसने निकला हुआ था उसको उगल दे और फिर गोस्ट डेविल को वो अटैक करने कहती है आकी पर। और अब आकी के सामने गोस्ट डेविल था जो कि अकाने के कंट्रोल में था और अकाने गोस्ट डेविल को ऑर्डर देती है कि वो जो है आकी को मार दे और ये ऑर्डर देते हुए हम देखते हैं कि अकाने के नाक से भी खून निकल रहा है। और दूसरी तरफ आकी जो है फ्यूचर डेविल की पावर की मदद से गोस्ट डेविल से लड़ने लगता है, जिसकी मदद से वो जो है उस पर होने वाले अटैक्स को पहले ही देख पाता है और उन सबको डॉज कर काउंटर अटैक कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद जो है आकी जो है थक जाता है और गोस्ट डेविल उसको वहीं गर्दन से पकड़ लेता है और अकाने गोस्ट डेविल को कहती है इसकी गर्दन को दबोच कर इसको मार डालो और गोस्ट डेविल ऐसा ही करने लगता है। अब हमें ऐसा लग रहा है कि आकी जो है यहीं पर मरने वाला है, बट इसी क्लिफ हैंगर के साथ यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों तुम लोगों को ये एपिसोड देखने में मेरे साथ काफी मजा आया होगा। तुम लोगों को मैं फिर से याद दिला दूं, अगर तुम लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर करो और मैं तुम्हें मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। अब देखते हैं कि आकी गोस्ट डेविल से कैसे बचता है, आकी गोस्ट डेविल से कैसे बचता है और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए तुम लोग यहाँ क्लिक कर सकते हो। मैं मिलूंगा तुम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।